ऑस्टमी और कोलोस्टमी, ठीक है। इसको मैं टॉपिक की तरह नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये एज अ टॉपिक आपको नहीं आएगा, बट इसमें से ढेर सारे एमसीक्यूज आएंगे। इसमें से ऑस्की के स्टेशन आ सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जामिनेशन आपको तो नहीं आएगी, बट आगे जाके इसकी एग्जामिनेशन आ सकती है। तो मैं इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 15-20 वो जल्दी जल्दी आपके सामने वो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा और उनके आंसर्स बताऊंगा जो एग्जामिनर्स एक्चुअली पूछते हैं आपसे वाइवाज में या ऑस्कीज में। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्टोमा? ध्यान से सुनना है। गट की, कोलन की, इंटेस्टाइन की जब हमें रिजेक्शन करके एक्सटीरियराइजेशन करनी पड़ती है, गट को किसी भी रीजन की वजह से बाहर स्किन पे निकालना पड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टोमा फॉर्मेशन। तो वो जो गट बाहर निकली है स्किन से, एक लूप है, दो लूप है या तीन लूप है, उसको क्या कहते हैं? स्टोमा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज आइलियोस्टमी, व्हाट इज कोलोस्टमी? जब हम आइलियम को एक्सटीरियराइज करेंगे तो वो क्या होगी? आलियोस्टमी। और जब कोलन को एक्सटीरियराइज करेंगे वो क्या होगी? कोलोस्टमी। जुजनम को करेंगे तो क्या होगी? स्टमक के पोर्शन में कोई चीज ट्रैक बनाएंगे तो गैस्ट्रोस्टमी, ड्यूडेनोस्टमी। समझ आ गई? ये डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द गट जिसको हम एक्सटीरियराइज कर रहे हैं। खामोश बैठो भाई इस साइड पे, ध्यान से सुने। ये वाइवा में भी पूछे जाएंगे, ऑस्की में भी आएंगी ये चीजें, एमसीक्यूज में भी आएंगी। और ये आप में से कोई बंदा ये टॉपिक पढ़ता नहीं है, इसलिए इसको सुन ठीक से लो ताकि जो 2-3 एमसीक्यूज आए हो। बात वही है कि फेल होने वाले हमेशा 2 नंबर से होते हैं, 1 नंबर से होते हैं, 20 नंबर से कोई फेल नहीं होता। इतना गधा कोई नहीं होता, ठीक है। तो अगली चीज, व्हाट इज लूप एलियोस्टमी, व्हाट इज डबल बैरल एलियोस्टमी, व्हाट इज एंड एलियोस्टमी एंड व्हाट इज म्यूकस फिस्टुला? ये 4 बड़ी कॉमनली यूज टर्म्स हैं जो वार्ड्स में आप सुनते हैं, जो इधर आप देखेंगे स्टोमा के पेशेंट्स में। ये जो लूप है, गट है जो सीधी, अगर इसको मैं काटूं दरमियान से और इसको पूरे के पूरे को सेपरेट कर दूं और अब इन दोनों लूप्स को बाहर एक्सटीरियराइज करूं तो दिस इज डबल बैरल एलियोस्टमी। बट अगर इसको मैं पार्शियली रिजेक्ट करूं, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको जुड़ा रहने दूं, तो आप देखेंगे कि ये लूप बाहर भी एक्सटीरियराइज आ रहा होगा बट नीचे वाला पोर्शन इसका आपस में जुड़ा हुआ है। दिस इज लूप एलियोस्टमी। तो डबल बैरल, लूप एलियोस्टमी। अगर मैं इसका, ये प्रॉक्सिमल एंड है और ये डिस्टल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड को तो बाहर निकाल दूं बट डिस्टल एंड को बंद करके इसको एब्डोमेन के अंदर फेंक दूं, यानी बाहर आपको एक ही लूप नजर आए, तो दिस इज एंड एलियोस्टमी। जो डिस्टल लूप था उसको मैंने एंड कर दिया, उसकी फंक्शनैलिटी एंड हो गई है, वो फंक्शन नहीं कर रहा। अगर मैं इस डिस्टल लूप को, जिसे मैंने एंड एलियोस्टमी बना दिया था, इसके अंदर एक कैथेटर पास कर दूं, फोलिस पैक कैथेटर या कोई ड्रेन रख दूं और इस ड्रेन को स्किन से बाहर ले आऊं, तो दिस इज कॉल्ड डिस्टल म्यूकस फिस्टुला। यानी जो डिस्टल लिम्फ थी जिसे मैंने बंद करके अंदर रखा था, उसके अंदर मैंने एक फिस्टुला निकाल दिया, ड्रेन बाहर स्किन में निकाल दिया। वाई डिस्टल म्यूकस फिस्टुला इज फॉर्म्ड? क्यों बनाया जाता है डिस्टल म्यूकस फिस्टुला? 3-4 फायदे हैं इसके। नंबर 1, जो डिस्टल गट है जो आप यूज नहीं कर रहे, जो 3 फीट की थी, 4 फीट की थी, 1 फीट की थी, म्यूकस क्रिएट करेगी कि नहीं करेगी? म्यूकस सिक्रीट करेगी। आगे एनल ओरिफिस है, उसका स्फिंक्टर है, तो उसके अंदर म्यूकस बना रहेगा। तो जब ये म्यूकस अंदर इकट्ठा होता रहेगा तो ये वहां पे इन्फ्लेमेशन वगैरह करवा सकता है। तो पहली चीज, हम म्यूकस ड्रेन कर सकते हैं फिस्टुला की वजह से, जो हमने पाइप डाला था डिस्टल एंड में। दूसरी चीज, आपकी जो लोकेशन है, जब आपने इसको रिवर्स करना है स्टोमा को, तो आप डिस्टल एंड को इजीली ट्रेस कर सकते हैं कि आपका पाइप उसमें जा रहा है, ट्यूब उसमें जा रही है, ठीक है। ये फायदे किसके हैं? डिस्टल म्यूकस फिस्टुला के। अगली इंपॉर्टेंट चीज, आलियोस्टमी में और कोलोस्टमी में डिफरेंसेस क्या होता है? नंबर 1, आलियोस्टमी की जो लोकेशन है वो राइट साइड पे होगी और जो कोलोस्टमी है वो यूजुअली लेफ्ट साइड पे होगी। अगर ट्रांसवर्स कोलन की बना रहे हैं तो वो कहाँ होगी? सेंटर में होगी। आलियोस्टमी में जो कंटेंट्स हैं वो कैसे आएंगे? सेमी सॉलिड या फ्लूइड, अभी फॉर्म स्टूल नहीं बना, बट अगर कोलन के बना रहे हैं तो कैसे आएंगे? फॉर्म स्टूल निकलेगा, हार्ड स्टूल निकलेगा। तीसरी चीज, आलियोस्टमी में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, क्योंकि फ्लूइड लॉस ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ज्यादा होगा, डिहाइड्रेशन ज्यादा होगी। चौथी चीज, जो एलियोस्टमी है हम उसको पाउट करवाते हैं स्किन के लेवल से ऊपर। ये स्किन का लेवल है, तो आप देखेंगे एलियोस्टमी 4-5 सेंटीमीटर ऊपर निकली हुई है। जो कोलोस्टमी है वो स्किन के साथ, स्किन के लेवल पे है, ये फ्लश विद द स्किन है कोलोस्टमी। एलियोस्टमी बाहर है, क्योंकि एलियोस्टमी के कंटेंट्स जो हैं वो लिक्विड हैं, तो वो लीक करके स्किन को खराब कराते हैं, स्किन एक्सफोलिएशन करवाते हैं, इसलिए इसको ऊपर रखा जाता है। तो ये डिफरेंसेस हैं कोलोस्टमी में और एलियोस्टमी में। व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ कोलोस्टमी?
कोलोस्टमी कब करेंगे किसी पेशेंट की? डिस्टल कोलन की, लार्ज कोलन की कब हम स्टोमा निकालेंगे? याद रखना है, पहली है ऑब्स्ट्रक्शन। जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, कोई मैलिग्नेंसी है, कैंसर है, उसकी वजह से, सिग्मॉइड वॉल्वुलस है उसकी वजह से। और इलियोस्टमी कब करेंगे? इलियोस्टमी की इंडिकेशंस क्या हैं? इलियोस्टमी की जो मेजर इंडिकेशन है वो ये है कि हमने आगे कोई डिस्टल अनास्टोमोसिस बनाया हुआ है और हमने क्या करना है, जो गट के कंटेंट्स हैं हमने उनको डिस्ट्रैक्ट करना है कि वो उधर ना जा सके, उनको डाइवर्ट करना है, डाइवर्टिंग इलियोस्टमी बनानी है। आगे जो अनास्टोमोसिस बनाया हुआ है, अब कोई कह सकता है, और बड़ा कॉमनली हमारे जहन में भी पहला क्वेश्चन ही आता था, क्या हो जाएगा अगर डाइवर्टिंग इलियोस्टमी आपने बनाई? मैंने नीचे एक अनास्टोमोसिस बनाया कोलन पे और ऊपर से इलियोस्टमी निकाल दी ताकि डेली स्टूल उस अनास्टोमोसिस पे ना लगे, उसको कंटेमिनेट ना हो और अनास्टोमोसिस मेरा चल जाए। नंबर 1 रीजन। नंबर 2 रीजन, हम यूजुअली जब कोलोस्टमीज बना रहे होते हैं तो पेशेंट सेप्टिक होता है, पेशेंट का बीपी फॉल किया होता है, या गट डिजीज्ड होती है ट्यूमर की वजह से, किसी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से डिजीज्ड गट है, उसका अनास्टोमोसिस बनाया है, ये लीक करेगा। तो मैंने क्या करना है, पीछे इसको डाइवर्ट कर देना कि स्टूल पीछे आता रहे, 2-4 हफ्ते 6 हफ्ते में जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं उस पीछे वाले स्टोमा को बंद कर दूंगा। अब गट हेल्दी हो चुकी हुई है। अब आप ये कह सकते हैं कि जब मैं पीछे वाला स्टोमा क्लोज करूंगा तो इस पे ये सारे रूल क्यों नहीं अप्लाई हो रहे, इसकी बार गट क्यों नहीं लीक कर रहा, इसको स्टूल जब डेली लगेगा ये क्यों नहीं इन्फेक्ट कर रहा, ये क्यों नहीं लीक होगा? तो जो मेन रीजन है वो ये नहीं है कि डेली स्टूल पास करेगा और वो एनास्टोमोसिस पे लगेगा और खराब करेगा। मेन रीजन है कि अब 2 महीने के बाद द डिजीज इज गॉन। अब जो गट है इट इज डिजीज फ्री। अगर टीबी थी तो आपने एटीटी की मेडिकेशन देकर उसको कुछ महीने तक, 6 महीने 9 महीने तक, आप डिजीज फ्री बाउल को आप कर रहे हैं। टाइफॉइड में, एंटेरिक परफोरेशन में अनास्टोमोसिस क्यों नहीं बनाते, स्टोमा निकालते हैं? क्योंकि टाइफॉइड किसकी डिजीज है? गट के उस पोर्शन की जो परफोरेट हुआ था, और डिजीज्ड गट का स्टोमा नहीं बनाया जाता। इवन इफ वो चल भी जाए, आपका तुक्का चल भी जाए, आपने बना दिया, लेकिन आपने डिजास्टर किया, ब्लंडर किया कि अगर आपने टाइफॉइड या एंटेरिक परफोरेशन का स्टोमा नहीं बनाया, डिजीज गट थी। अब एंटेरिक परफोरेशंस क्यों नहीं आती? पहले हमसे पिछली जनरेशन में जो सर्जन्स थे उन्होंने बहुत सारी एंटेरिक परफोरेशंस की, जिनकी सर्जरीज की, स्टोमा बनाए। क्यों? यस, नॉट वैक्सीनेशन। अच्छी एंटीबायोटिक्स आ चुकी हुई हैं, जो ही टाइफाइड की इन्फेक्शन होती है आप एंटीबायोटिक्स देते हैं, रिजॉल्व कर जाती है। पहले इतनी अच्छी एंटीबायोटिक्स नहीं थी, इतनी जल्दी एंटीबायोटिक्स का कवर नहीं मिलता था, तो टाइफाइड पूरा डिजीज प्रोलिफरेट करके, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मच्छर जाती थी, और मच्छर के जब वो परफोरेशन करवाती थी तब वो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता था। तो टाइफाइड परफोरेशन में, एंटेरिक परफोरेशन में, टीबी की परफोरेशन में, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस में कभी भी याद रखना है अनास्टोमोसिस नहीं करना, हमेशा स्टोमा बनाना होता है आपने। अगली चीज, आपने स्टोमा क्रिएट करना है। व्हाट वुड बी द आइडियल लोकेशन फॉर क्रिएटिंग अ स्टोमा ऑन द एब्डोमिनल वॉल? पेट पे पेशेंट की एब्डोमिनल वॉल पे कहां स्टोमा क्रिएट करेंगे? लेफ्ट राइट तो बोल दिया, बट देयर हैज टू बी एन आइडियल लोकेशन। तो याद रखें, पहली चीज ये है कि वो रेक्टस मसल के अंदर से निकल रहा हो। नंबर 1, स्टोमा आपका रेक्टस मसल में से हो, एक्सटर्नल ओब्लिक में से ना निकाला हो आपने बाहर जाके पीछे से, इंटरनल में से ना निकाला हो, ठीक है। नंबर 2, स्टोमा फ्लैट सरफेस पे होना चाहिए, प्रोटूबरेंट सरफेस पे नहीं होना चाहिए। ये जो बोनी प्रोमिनेंसेस हैं, इसके स्पाइन है पेशेंट की, इसके एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन है, इसके ऊपर उठा के नहीं स्टोमा इसके नजदीक निकाल देना। नंबर 3, विजिबल जगह हो, पेशेंट को स्टोमा नजर आ रहा हो, ऐसे देखे तो उसे वो लोकेशन नजर आती हो। नंबर 4, पेशेंट उस लोकेशन को मैनेज भी कर सकता हो स्टोमा की। इतना नीचे नहीं बना देना, इट इज ऑलवेज बिलो द बेल्ट लाइन, बट इतना बिलो द बेल्ट नहीं बना देना कि पेशेंट को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाए, उसे बहुत ही झुक झुक के उसको साफ करना पड़े और उसको लगाना पड़े। तो ये 4-5 चीजें याद रखनी है आपने। व्हाट इज अ हाई आउटपुट इलियोस्टमी? इलियोस्टमी का वैसे मैंने बोला कि इलियोस्टमी हाई आउटपुट है, बट आप कब किसी इलियोस्टमी को डेजिग्नेट कर देंगे कि ये इलियोस्टमी हाई आउटपुट है भाई? जब वो 1.5 लीटर से 2 लीटर तक की आउटपुट जनरेट कर रही होगी पर डे, जो आप बैग में कलेक्ट कर रहे होते हैं उसको मैयर कर रहे होते हैं। तो अगर वो इतनी ज्यादा कर रहा है, आउटपुट आ रही है, तो दिस इज अ हाई आउटपुट इलियोस्टमी। एंड हाउ विल यू मैनेज अ हाई आउटपुट इलियोस्टमी? हाई आउटपुट इलियोस्टमी की कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, इसे मैनेज क्या करेंगे? इस बंदे में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के चांसेस ज्यादा होंगे। इस बंदे में क्या होगा, डिहाइड्रेशन के चांसेस
ज्यादा होंगे तो आप इस पेशेंट को जो हाई आउटपुट इलियोस्टमी वाला है, आप इसको क्या गाइडेंस देंगे कि आपने डाइटरी चेंजेस क्या रखनी है? नंबर 1 वाटर इनटेक ज्यादा रखनी है, नंबर 2 सॉल्ट इनटेक ज्यादा रखनी है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने पेशेंट को उसमें भी बतानी है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द अर्ली कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अ स्टोमा? आपने एक स्टोमा बना दिया, लूप इलियोस्टमी बना दी, डबल बैरल इलियोस्टमी या कोलोस्टमी बना दी। अगले 6 से 12 घंटे में आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको आपने फोरसी करना है या जिनसे आपने डरना है कि ये होना चाहे? नंबर 1, जब हम स्टोमा बनाते हैं तो याद रखना है, जो पहला डर हमें होता है वो ये होता है कि हमारा स्टोमा नेक्रोज ना हो जाए, ब्लू ना होना शुरू हो जाए। हमने इतना टाइट ना कर दिया हो उसको कि उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी मार्जिन की खत्म हो चुकी है और वो थोड़ी देर में 5-6 घंटे में ब्लू होके ब्लैक होके गैंग्रीनस हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमें यह डर होता है कि हमारा स्टोमा जो है वो रिट्रैक्ट ना कर जाए अंदर। स्टोमा को आपने फिक्स ही ठीक नहीं किया मसल के साथ, म्यूकोकुटेनियस जंक्शन के साथ, कि स्टोमा रिट्रैक्ट कर गया अंदर की तरफ। नंबर 3, स्टोमा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, स्टोमा से आउटपुट ही नहीं आ रही। आपने ऐसी जगह से स्टोमा बनाया या इतना इन्फ्लेम्ड एरिया से स्टोमा बनाया या इतना टाइट स्टोमा बनाया कि उसमें से आउटपुट ही नहीं आ रही। एटलीस्ट 1 फिंगर इजीली पास करनी चाहिए और आइडियली 2 फिंगर एक स्टोमा में इजीली जानी चाहिए, चाहे डिस्टल लिम्ब है चाहे प्रॉक्सिमल लिम्ब है। इसको डीआरई कहते हैं, इसकी डिजिटल स्टोमल एग्जामिनेशन होती है। स्टोमा की भी डिजिटल एग्जामिनेशन होती है, ठीक है, कि उसमें सिर्फ कंटेंट्स इजीली आ सकें, इतना टाइट ना कर दें कि उसको साइंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन आने शुरू हो जाएं। व्हाट आर द लेट कॉम्प्लिकेशंस? लेट कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे स्टोमा के? नंबर 1, नेक्रोसिस अर्ली हो जाता है, 6 घंटे में, खराब हो गया तो हो गया, ब्लड सप्लाई गई। नंबर 1 लेट कॉम्प्लिकेशंस में आपके पास आएगा स्टोमा रिट्रैक्शन। नंबर 2 आएगा स्टोमा प्रोलैप्स। व्हाट इज द प्रोलैप्स ऑफ अ स्टोमा? यानी गट टेलीस्कोप कर जाती है स्टोमा से बाहर की तरफ, लंबी सी गट बाहर आ जाती है उसके अंदर से। ठीक है, ये रिडंडेंट गट होती है, वैसे ही वो लूप इतने वीक होते हैं कि उधर से बाहर आने शुरू होते हैं। ये आपकी फिक्सेशन ठीक नहीं थी, टेक्निक ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से स्टोमा प्रोलैप्स करने लग गया। ये इसकी क्या है अगली कॉम्प्लिकेशन? पैरास्टोमल हर्निएशन। जब आपने रेक्टस मसल में सुराख किया तो आपने एक वीकनेस जनरेट कर दी और आपने इसके साथ स्टिचेस लेके स्टोमा बनाया था, बट बीच में अगर गैप रह गया है या वो वीकनेस रह गई है, इस गैप में स्टोमा के साथ से अगर गट हर्निएट करनी शुरू कर दे, दिस इज कॉल्ड पैरास्टोमल हर्निएशन। 2 टर्म्स हम यूज करते हैं, डाइवर्टिंग इलियोस्टमी एंड डीकंप्रेसिंग इलियोस्टमी। इन दोनों में क्या फर्क है? वार्ड्स में आप सुनेंगे, पेशेंट्स में आप देखेंगे सर डीकंप्रेशन इलियोस्टमी की हुई है, इसकी डाइवर्जन इलियोस्टमी की हुई है। डाइवर्जन इलियोस्टमी का मतलब है कि आगे कोई ट्यूमर था, कोई डिजीज थी, कोई पैथोलॉजी थी, जिसको हमने अनास्टोमोसिस बनाया, एपीआर किया पेशेंट का, एलएआर किया पेशेंट का, या कोई सेगमेंट नेक्रोज था उसको काट के उस सेगमेंट का हमने अनास्टोमोसिस बना दिया। अब हम यहां से स्टूल को, फीकल मैटर को डाइवर्ट करना चाहते हैं प्रॉक्सिमली, तो हमने प्रॉक्सिमल स्टोमा इस इंटेंट से निकाल दिया कि गट का जो कंटेंट है वो डाइवर्ट हो सके, पहले ही आ जाए। तो दिस इज डाइवर्टिंग इलियोस्टमी। व्हाट इज डीकंप्रेशन या डीकंप्रेसिंग इलियोस्टमी? वो पैथोलॉजीज में की है, ये ऑब्स्ट्रक्शन में करेंगे। सीए सिग्मोइड कोलन का एक सीए आ गया और उसने पूरा ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, रेक्टम का सीए आ गया, पूरा ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, आपके पास ईआर में प्रेजेंट किया है बुरी तरह ऑब्स्ट्रक्शन के साथ। अब आप ईआर में उसकी ट्यूमर रिजेक्शन तो कर नहीं सकते, अब आप उसकी ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव कर सकते हैं पीछे स्टोमा बना के, डीकंप्रेसिंग कोलोस्टमी या डीकंप्रेसिंग इलियोस्टमी बना के। आपने उसकी जो ऑब्स्ट्रक्शन थी, जो स्टूल ही नहीं पास हो रहा था पिछले 12 दिन से, 8 दिन से, 6 दिन से, आपने वो तो किया कि इसका स्टूल तो आना शुरू हो, इसे फिर बाद में वार्ड में भेजेंगे। 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद हमारा एचओडी, हमारा सुपरवाइजर इसकी मैलिग्नेंसी की स्टेजिंग करने के बाद इसकी जो मैलिग्नेंसी की डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, डेफिनेटिव सर्जरी वो कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड डीकंप्रेशन इलियोस्टमी। कब आप ये डिसाइड करेंगे कि आप स्टोमा को रिवर्स कर दें? और स्टोमा को रिवर्स करने के लिए आपके पास क्या प्रीरिक्विजिट हैं, क्या प्रीरिक्विजिट कंडीशंस हैं जब आप कहेंगे कि आप स्टोमा रिवर्स, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं जो आपने करनी है उससे पहले? तो नंबर 1 याद रखें, जब बाउल अपना फंक्शन अचीव कर लेता है। नंबर 2, जब अनास्टोमोसिस आपका पक्का हो जाता है, फंक्शनिंग हो जाता है, जो डिस्टल अनास्टोमोसिस है। नंबर 3, गट डिजीज, सबसे इंपॉर्टेंट, गट डिजीज फ्री हो चुकी है। जिस डिजीज के लिए आपने सर्जरी की थी, टाइफॉइड के लिए, टीबी के लिए, किसी और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के लिए, वो रिजॉल्व कर गई। अब इन्फ्लेमेशन ऑफ द गट खत्म हो गई है, पेशेंट का सेप्सिस खत्म हो गया है। इन कंडीशंस के ठीक हो जाने के बाद आप रिवर्सल ऑफ द स्टोमा करेंगे। 1 या 2 या 3 कौन से टेस्ट हैं जो आप स्टोमा को रिवर्स करने से पहले करवाएंगे?
डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। 4 महीने से डिस्टल लूप बंद पड़ा था, स्टोमा आपने बाहर निकाला हुआ, डिस्टल लूप में ना कुछ दिया ना इसमें से कुछ आया। अब ये 3-4 महीने से अगर डिस्टल लूप बंद पड़ा हुआ है तो क्या ये चांसेस हैं कि आगे ऑब्स्ट्रक्शन होगी किसी स्ट्रक्चर की वजह से? ये वैसे ही नॉन फंक्शनिंग होने की वजह से ही वो कोलैप्स कर गया पड़ा हुआ है। तो क्या मैं ऐसे ही स्टोमा बना दूं बगैर देखे? मैं पहले ये मेक श्योर करूंगा कि मेरा डिस्टल सेगमेंट पेटेंट हो, ऑब्स्ट्रक्ट ना हुआ हो, वरना मैं अनास्टोमोसिस बना दूंगा तो ये डिजास्टर है डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन पे अगर आप अनास्टोमोसिस बना देंगे। तो उसके लिए फिर मैं इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करवाऊंगा? अगर तो मैंने डिस्टल फिस्टूला बनाया हुआ था, उसके अंदर ड्रेन छोड़ा हुआ था, तो अब हम इस ड्रेन में कंट्रास्ट देते हैं और ऊपर से इमेजेस ले लेते हैं। कंट्रास्ट अगर बड़ा खूबसूरत सा जा रहा है, रेक्टम से निकल रहा है, आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो उसका मतलब डिस्टल पेटेंट है। अगर फिस्टूला नहीं बनाया हुआ तो अब हम डिस्टल लूपोग्राम करते हैं, डिस्टल लूप से देते हैं, कंट्रास्ट देते हैं और उसके इमेजेस ले लेते हैं। ये भी नहीं तो आप कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, रेक्टम के थ्रू जा सकते हैं और देख सकते हैं अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। वंस वी हैव मेड श्योर कि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तब हम अनास्टोमोसिस करते हैं। दूसरी चीज जो हम टेस्ट करवाते हैं वो हम करवाते हैं टोटल प्रोटीन्स एंड सीरम एल्बुमिन। पेशेंट के ब्लड में एडिक्वेट प्रोटीन्स अवेलेबल हो जब हम अनास्टोमोसिस उसका बनाए, तो वो प्रोटीन्स उसको एडेयर कर सकें। पेशेंट इतना माल नरिश ना हो कि हमारा अनास्टोमोसिस इस वजह से गिर जाए, इस वजह से हमारा अनास्टोमोसिस खराब हो जाए। तो ये प्री रिक्विजिट है रिवर्सल के।